This video uses AI-generated voice narration through text-to-speech technology. The script is 100% original and fully written and created by the author, Subhash Joshi. All characters, events, and dialogues are purely fictional and intended for entertainment purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. शेखावत टेक्सटाइल्स। मुंबई के एक पॉश एरिया में बनी 10 मंजिला शानदार बिल्डिंग पर बड़ा सा ग्लास बोर्ड चमक रहा था, शेखावत टेक्सटाइल्स। ये कंपनी थी दिग्विजय शेखावत की, नामी बिजनेस टाइकून और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर यानी 10वें माले पर एक आलीशान केबिन था। वहां एक हाई एंड रिवॉल्विंग चेयर पर दिग्विजय बैठा था और उसके सामने खड़ा था संजय, पूरी तरह कांपता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। दिग्विजय की आंखें संजय पर जमी थीं। उसकी आवाज एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन के थी। काम हो गया। सवाल सुनकर संजय का कलेजा एक पल को धड़कना भूल गया, लेकिन जैसे तैसे अपनी हिम्मत समेटते हुए उसने थरथराती आवाज में जवाब दिया, नहीं सर, वो लोगों ने हमारे ऑफर के लिए मना कर दिया। जवाब सुनते ही दिग्विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और चिल्ला उठा, यू आर जस्ट वर्थलेस। पता नहीं किस मूड में तुम्हें हायर कर लिया था। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम। संजय और भी डर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर फिर भी वो कुछ कहने की कोशिश करता है। सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जस्ट शट अप। संजय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दिग्विजय उस पर गुस्से से बरस पड़ा। उसकी आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम सौंपा था, एक बंदे को रास्ते से हटाने का, और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। संजय का गला सूख गया, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसने डरते हुए कहा, सर, जिसकी फोटो आपने भेजी थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दिग्विजय ने उसे खतरनाक निगाहों से घूरा और जहर घुले लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर वो नॉर्मल नहीं है? मैं भी दिग्विजय शेखावत हूँ, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग। मेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। फिर अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए संजय की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर उन लोगों को 20 लाख कम लग रहे थे तो डबल ऑफर करते या किसी और कलर से डील करते। ये मुंबई है, यहाँ गैंगस्टर्स और कलर्स की लाइन लगी है। वो रुककर सांस भरता है, फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, और जहां तक उस बंदे की बात है, वो कोई ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। वो अभी अपनी बात कह ही रहा था कि दिग्विजय की नज़र अचानक संजय के चेहरे पर गई। संजय का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसकी रगों से खून सूख गया हो। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, बेहद गहरा डर। दिग्विजय कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही संजय की हकलाती हुई आवाज गूंज उठी, सर, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ब्लैक ईगल आरवी राठौर है। ये नाम सुनते ही केबिन की हवा जैसे थम गई। दिग्विजय का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर गुस्से में दहाड़ पड़ा, तो क्या हुआ अगर वो आरवी राठौर है? ब्लैक ईगल हो या व्हाइट फाल्कन, आई डोंट केयर। मैं दिग्विजय शेखावत हूँ, जिसके सामने कोई भी। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि संजय अचानक थोड़ी तेज लेकिन कांपती आवाज में बोल पड़ा, सर, ही इज द अंडरवर्ल्ड किंग, द अनडिस्प्यूटेड मोनार्क ऑफ शैडोज, known only as R.V. Rathore, the ruthless leader of the Black Eagle gang. In the blood-soaked corridors of crime, he reigns supreme, feared by enemies, respected by allies, and untouchable by the law. The Black Eagle doesn't just rule the underworld, he defines it. इतना कहकर संजय ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल की धड़कनों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमे लेकिन ठहराव से बोला, सर, पूरी इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है कि ब्लैक ईगल के खिलाफ खड़ा हो सके। वो मौत का दूसरा नाम है, एक ऐसा शख्स जो खुद यमराज को भी डराता है। ब्लैक ईगल आरवी राठौर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक साया है, एक शैतान, जो यमलोक से भी ज्यादा खौफनाक है। संजय की आंखें अब भी डरी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने फिर एक लंबी सांस भरी और कहा, सर, आपको एमएलए अरुण राज और उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में तो पता ही होगा। दिग्विजय ने धीमे से सिर हिलाया। वहीं संजय ने बिना रुके बात आगे बढ़ाई, पता है अब न्यूज़ चैनल्स क्या दिखा रहे हैं? बताया जा रहा है कि अरुण राज ने खुद अपने हाथों से अपनी पूरी फैमिली को मार डाला और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी टीवी ऑन कीजिए, सर। दिग्विजय ने झट से पास पड़ा रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। स्क्रीन पर वही न्यूज फ्लैश हो रही थी, एमएलए अरुण राज ने फैमिली संघ की आत्महत्या, पुलिस को मिला सुसाइड नोट।
दिग्विजय कुछ पल तक टीवी की स्क्रीन को घूरता रहा। वहीं संजय की आवाज दोबारा गूंजी, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है सर। वो मर्डर था, और वो मर्डर किसी और ने नहीं, खुद आरवी राठौर ने किया था। दिग्विजय का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो चुका था। संजय ने आगे कहा, क्योंकि अरुण राज ने ब्लैक ईगल के छोटे भाई पर अटैक करवाया था, और बदले में आरवी ने पूरी फैमिली को खत्म कर डाला। हर एक को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया सर। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। उसकी सांसें अब फिर से तेज हो गई थी, लेकिन उसने बात खत्म की। ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए पूरे सिस्टम ने इसे सुसाइड का नाम दे दिया। ब्लैक ईगल ने सिर्फ लोगों की जिंदगियां नहीं छीनी, उसने सच बोलने की हिम्मत भी मार डाली है सर। संजय जैसे जैसे बोलता जा रहा था, वैसे वैसे सिर्फ उसके ही नहीं, दिग्विजय शेखावत के चेहरे पर भी डर की लकीरें उभरने लगी थीं। जो दिग्विजय अभी कुछ मिनट पहले तक गुस्से में आग उगल रहा था, अब उसकी आंखों में साफ साफ बेचैनी झलकने लगी थी। संजय थोड़ी देर रुका, फिर गला साफ करते हुए आगे बोला, सर, आप कुछ ही टाइम पहले इंडिया लौटे हैं, शायद इसलिए आपको ब्लैक ईगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये इंसान नहीं सर, ये इंसान नहीं है। एक बेरहम जल्लाद है, एक खून से सना हुआ शैतान, जिसने एक ही रात में पूरी गैंग का पूरा सफाया कर दिया था। 500 से ज्यादा लोग सर, और उसने सबको अकेले मारा, सिर्फ एक छोटे से चाकू और एक ब्लेड के साथ। अब संजय की आंखें भी डर से चमकने लगी थीं। ब्लैक ईगल आरवी राठौर, वो शख्स है जिसे खुद मौत भी छूने से डरती है, और आप उसी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो थोड़ा और झुका, फिर बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, सर, अगर उसे या उसके गैंग को ये भनक भी लग गई कि आप उसके खिलाफ कुछ सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे खानदान को इस दुनिया से मिटा देगा, जैसे आप कभी थे ही नहीं। संजय चुप हो गया, लेकिन ब्लैक ईगल आरवी राठौर का नाम लेते हुए उसके अपने होंठ भी थरथरा रहे थे। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। वही सामने बैठा दिग्विजय शेखावत अब किसी शेर की तरह नहीं, एक डर से कांपता हुआ इंसान लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से सामने रखा पानी का ग्लास उठाया, लेकिन हाथों में इतनी कपकपी थी कि पानी ग्लास से छलककर टेबल पर गिरने लगा। किसी तरह उसने एक घूंट पानी पिया, फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। तभी संजय की धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज गूंजी, सर, मुझे लगता है आपको मिस बजाज को भूल जाना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। उसने बस इतना ही कहा था कि अचानक दिग्विजय की नजरें आग उगलने लगीं। वो संजय को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी वही उसकी जान ले लेगा। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और खंजर जैसी धारदार थी। मैं सिया को भूल जाऊं? इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास पूरे गुस्से के साथ संजय की तरफ फेंक दिया। संजय ने किसी तरह खुद को साइड में किया और वो ग्लास दीवार से जा टकराया। ग्लास चकनाचूर हो गया और उसी के साथ दिग्विजय की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, सिया मेरा जुनून है। मैं उसे उस वक्त से चाहता हूं जब मुझे लव का मतलब भी नहीं पता था, और तुम बोलते हो कि मैं उसे छोड़ दूं। संजय की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सर, अगर आरवी को, पर दिग्विजय ने उसकी बात बीच में काटते हुए अचानक ठहाका लगाया। एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन और प्लानिंग दोनों छिपे थे। तो क्या हुआ अगर उसे पता भी चल जाए? शायद मैं उसे मार नहीं सकता, या शायद उसे छू भी न सकूं। फिर उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल उभरी, एक डेविलिश मुस्कान जो किसी खतरे की गारंटी लगती थी। बट आई कैन स्टिल टेक समथिंग फ्रॉम हिम। मैं उससे उसकी सिया तो छीन ही सकता हूँ ना। उसके चेहरे पर वो डेविलिश स्माइल और आंखों में झलकता जुनून देखकर संजय का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। वो घबरा गया था और उसी घबराहट में पूछ बैठा, सर, आप क्या करने वाले हैं? दिग्विजय ने उसी शातिर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बेहद ठंडे अंदाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस सिया को उसके लवर की रियलिटी दिखाने जा रहा हूँ। जब उसे पता चलेगा कि जिससे वो प्यार करती है वो कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग है, तो वो खुद उससे नफरत करने लगेगी। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगा, लेकिन उस हंसी के बीच अचानक उसकी आंखों में एक पागलपन सा चमका, एक पजेसिव, ऑब्सेसिव लुक जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मिस्टर आरवी राठौर, दिस इज अ डेक्लेरेशन। आई विल रिप यू आउट ऑफ सियाज हार्ट नो मैटर व्हाट इट टेक्स। उसने ये कहते हुए संजय की तरफ देखा और आदेश देने वाले अंदाज में बोला, ड्राइवर को बोलो, गाड़ी निकालो।
संजय ने फौरन सिर हिलाया, जी सर। और दिग्विजय बिना एक पल भी रुके तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद सिया के ऑफिस में रघुवीर को करारा जवाब देने के बाद सिया तेज कदमों से अपने केबिन में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अंदर घुसते ही बिना किसी को देखे उसने ऊंची आवाज में कहा, चेतना, एमएलए अरुण राज और उसकी पूरी फैमिली के मर्डर की सारी डिटेल्स मुझे मेरे डेस्क पर चाहिए। और साथ ही मिस्टर आरवी राठौर के खिलाफ कोर्ट से वारंट इश्यू करवाओ एएसएपी। इतना कहकर वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई, लेकिन जब चेतना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। चेतना, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? उसकी आवाज़ इस बार गूंजती हुई पूरे केबिन में फैल गई। जैसे ही सिया की नज़र चेतना पर पड़ी, वो एक पल को ठिठक गई। चेतना का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। सिया हैरान रह गई। क्या हुआ चेतना? उसने हैरानी में पूछा। तू इतनी कांप क्यों रही है? और ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? चेतना कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके होंठ हिले जरूर, शब्द नहीं निकल पाए। सिया अब सच में परेशान हो चुकी थी। उसने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ चेतना? तू इतनी डरी सहमी सी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? जैसे ही सिया ने सवाल पूछा, चेतना ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई। कांपते होठों और डरी हुई आंखों के साथ उसने सिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, सिया यार, प्लीज तू इस केस को वापस ले ले। उसकी ये बात सुनते ही सिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। व्हाट नॉनसेंस चेतना, वो चिल्लाई, तू ये क्या बकवास कर रही है? चेतना घबरा गई, लेकिन फिर भी डरते हुए आगे बोली, यार सिया, मेरी बात मान ले प्लीज, इस केस से पीछे हट जा। आरवी राठौर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके खिलाफ जाना मतलब अपनी मौत को इनवाइट करना है। सिया ने एक झटके में अपनी चेयर पीछे धकेली, उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तू पागल हो गई है क्या चेतना? वो एक क्रिमिनल है, एक मर्डर, और ऐसे लोगों को सजा दिलवाना ही तो मेरा काम है। उसकी आवाज़ तेज और ठोस थी। तू जानती है ना मैं एक लॉयर हूँ, और लॉ का पहला उसूल यही है, जस्टिस। और अब जब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? आई डोंट केयर कितनी बड़ी पावर है उसके पास या किस अंडरवर्ल्ड का किंग है वो। अगर उसने कत्ल किया है तो उसे सजा मिलेगी, नो मैटर व्हाट। चेतना कुछ कहकर सिया को समझाने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाज़ा एक झटके से खुला। सिया, दिग्विजय अंदर आया और उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। चेतना बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें आरवी राठौर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सिया उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिग्विजय ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक सांस में बोलना शुरू कर दिया, वो कोई आम इंसान नहीं है सिया, ना ही कोई छोटा मोटा मर्डर या गैंगस्टर। वो है अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, माफिया किंग ब्लैक ईगल उर्फ आरवी राठौर। उसकी सुबह लाशों के ढेर से शुरू होती है और शाम खून के समंदर में डूबकर खत्म होती है। वो उन लोगों में से है जो अपने खिलाफ उठी हर आवाज़ को साइलेंस कर देता है। हमेशा के लिए पूरा अंडरवर्ल्ड उसके इशारे पर चलता है। ऐसे शख्स के खिलाफ केस करना मतलब खुद अपनी मौत को इनवाइट करना। प्लीज सिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम ये केस मत लो, वरना वो क्या करेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं जानता। ये सब कहते हुए दिग्विजय का चेहरा पसीने से भीग चुका था। डर उसके हर हाव भाव से झलक रहा था। वही चेतना अब भी खामोश खड़ी थी, उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। असल में दिग्विजय कुछ देर पहले ही सिया के ऑफिस पहुंचा था। जब उसे पता चला कि सिया रघुवीर से मिलने गई है तो उसके सीने में जैसे आग लग गई। उसने गुस्से और जलन में चेतना को आरवी के बारे में बताया, लेकिन अपने हिसाब से, ताकि आरवी को एक क्रूर और खतरनाक मॉन्स्टर साबित कर सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक डर फैलाओ और सिया को पीछे हटने पर मजबूर करो। लेकिन सिया अब भी डरी नहीं थी। वो दिग्विजय की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आरवी और अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को कंट्रोल किया और फिर ठोस लहजे में कहा, और अगर वो सच में माफिया किंग है तो उसे सजा दिलाना मेरा फर्ज बनता है, तो क्यों पीछे हटूं मैं? सिया के जवाब पर दिग्विजय ने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर एक बेहद समझाने वाले लहजे में बोला, तुम समझ नहीं रही हो सिया, वो कोई लोकल गैंगस्टर नहीं है जिसे तुम अपनी लॉ की बुक से हरा दोगी। वो माफिया किंग है, अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसकी चुटकी बजाते ही पूरा सिस्टम हिल जाता है। तुम, मैं
और इस देश के सबसे पावरफुल लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो चाहे तो हमारा सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उसकी आवाज़ अब डर से कांपने लगी थी। हो सकता है वो तुम्हें ही खत्म करवा दे, बस इसलिए कि तुम उसके खिलाफ खड़ी हो रही हो। सिया ने उसकी तरफ देखा, गंभीर, शांत लेकिन ठोस निगाहों से। उसने बिना रुके, सख्त लहजे में कहा, अगर वो मेरे साथ कुछ कर भी देता है तो आई डोंट केयर। मैं इस प्रोफेशन में डरने नहीं, इंसाफ दिलाने आई हूँ, और अगर मेरा काम है माफिया के खिलाफ खड़ा होना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। दिग्विजय कुछ कहने को ही था कि तभी चेतना बीच में आ गई। उसकी आवाज में घबराहट कम और माँ जैसी चिंता ज्यादा थी। सिया, तुम नहीं समझ रही हो, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं है। भले ही तुम्हें अपनी जान का डर न हो, लेकिन क्या तुमने सोचा अधीरा का क्या होगा? सिया की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं। चेतना अब थोड़ा और आगे बढ़ी। वो अभी बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, या अगर उन लोगों ने अधीरा का पता लगा लिया, तो क्या तुम चाहती हो कि वो उसे भी? उसकी आवाज भर्राने लगी। प्लीज सिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन ये केस लेने का मतलब है उन्हें इनवाइट करना। और इस बार वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सबसे प्यारे को निशाना बना सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, इस केस से पीछे हट जाओ प्लीज। अधीरा का नाम सुनते ही सिया के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता की परछाई सी लहराई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमे से चेतना की ओर देखा और बोली, नहीं चेतना, वो ऐसा नहीं करेगा। इतना तो मुझे उस पर भरोसा है। भले ही वो अंडरवर्ल्ड में चला गया हो, लेकिन किसी मासूम बच्ची के लिए उसके अंदर आज भी इंसानियत बची होगी। उसका लहजा धीमा जरूर था, पर विश्वास से भरा हुआ। लेकिन सिया की बात अधूरी ही रह गई। दिग्विजय ने तेजी से उसकी बात काटते हुए कहा, सिया, तुम्हें सच में लगता है वो अधीरा को छोड़ देगा? उसकी आवाज में अब डर की जगह बेकाबू झुंझलाहट थी। वो कर सकता है, और कर चुका है। वो आगे बढ़ा और गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कल की ही बात है, एमएलए अरुण राज और उसके पूरे परिवार को मार डाला उसने। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं छोड़ा। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया, और आज तक पुलिस को कोई ट्रेस तक नहीं मिला। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सिया? आरवी राठौर अब तुम्हारा वो पुराना आरवी नहीं रहा। अब वो ब्लैक ईगल है, अंडरवर्ल्ड का किंग, जो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। और अगर तुम उसके रास्ते में आओगी, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, और ना ही अधीरा को। इतना कहकर दिग्विजय ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अरे इतना ही नहीं, मैंने तो उसके बारे में ये तक सुना है कि उसने आज तक न जाने कितनी मासूम बच्चियों का रेप किया है। 5 साल से लेकर 50 साल तक किसी को नहीं छोड़ा उसने। उसे हर शाम अपनी बिस्तर में कोई ना कोई नई लड़की चाहिए होती है, जिसके साथ वह अपनी हवस पूरी कर उसे बहुत के घाट उतार देता है। ऐसा इंसान है वह। और तुम्हें अब भी लगता है वो तुम्हारा पहले वाला ही आरवी राठौर होगा? नहीं सिया नहीं, अब वह एक ऐसा बेरहम शैतान है जिसके अंदर कोई इमोशन, कोई दया नहीं बची है। वह पूरी तरह से एक वहसी दरिंदा बन चुका है, जो अपनी पावर और जिस्म की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है सिया, वह आज भी तुमसे प्यार करता है? नहीं सिया नहीं, वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह बस तुम्हारे जिस्म को हासिल करना चाहता है, और जब उसका मन भर जाएगा तुमसे तो वह तुम्हें छोड़ देगा। ये सब कहते हुए दिग्विजय की आवाज में नफरत का जहर और रघुवीर के लिए गहरी जलन साफ झलक रही थी। उसके लफ्ज चुभने वाले थे, और इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन सिया अब चुप नहीं रही। उसने गुस्से में दिग्विजय के पास कदम बढ़ाए और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसके लफ्ज तल्ख थे, और आंखों में आग सी जल रही थी। जस्ट शट अप, दिग्विजय। इनफ ऑफ योर क्रैप। अपनी ये जहर भरी बकवास बंद करो। कमरे में कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा छा गया, पर दिग्विजय पर उस थप्पड़ का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने हल्के से अपना गाल सहलाया, फिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कड़वाहट, घमंड और पुराने जख्मों की राख जमी थी। फिर उसने उसी सलीके से चिल्लाकर कहा, सच हमेशा कड़वा होता है सिया, और मैं तुम्हें वही सच दिखा रहा हूँ। आरवी राठौर वैसा ही इंसान है जैसा मैंने कहा, और तुम्हें तो खुद ये पता है। वो थोड़ा और करीब आया, और अपनी बात को चुपते हुए लहजे में खत्म किया। याद है ना तुम्हें, 7 साल पहले उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसी ने तुम्हें इस्तेमाल किया था सिया, और फिर बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। जैसे ही दिग्विजय के लफ्ज सिया के कानों में पड़े, उसका पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें पल भर को स्थिर हो गईं, और फिर धीरे धीरे उसकी रगों में बीते हुए सालों की कसक लौटने लगी। 7 साल पहले
जब रघुवीर अचानक बिना कोई वजह, बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से इस तरह चला गया था जैसे कभी था ही नहीं। ना एक कॉल, ना एक मैसेज, ना कोई अलविदा। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। एक एक पल जो उसने रघुवीर के साथ जिया था आज उसे जला रहा था। कंधों से लेकर आंखों तक सारा वजूद थक सा गया था। और वहीं सामने खड़ा दिग्विजय उसकी इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, पर बाहर से वह अब भी हमदर्दी का दिखावा कर रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, आरवी राठौर, शायद मैं तुम्हें पावर या पैसों से हरा ना सकूं, लेकिन मैं सिया के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगा कि वो तुम्हारा नाम सुनना तक बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर दांत भींचते हुए नफरत से भरे लहजे में खुद से कहा, मैं उसके दिल से तुम्हारी यादों को इतनी बुरी तरह मिटाऊंगा कि वो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी। और तब जाकर मेरा असली मकसद पूरा होगा, सिया को अपना बनाने का। वो हल्का सा हंसा, पर उस हंसी में जहर था। उसकी आंखों में जुनून और लहजे में आग थी, लेकिन बाहर से वो अब भी एक सॉफ्ट टोन में बोला, बस तुम्हें अभी सिर्फ इतना सुनकर ही इतना बुरा लग रहा है सिया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें पता ही नहीं। इतना कहकर दिग्विजय ने अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटी सी पेन ड्राइव बाहर निकाली। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और आंखों में शातिर चमक। ये लो, उसने वो पेन ड्राइव सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस पेन ड्राइव में उसकी पूरी सच्चाई है। सिया की निगाहें उस छोटे से डिवाइस पर टिकी थी, जैसे उसमें कोई बम छुपा हो। आरवी राठौर के हर गुनाह का हिसाब, हर जुर्म का सबूत, किसी के आंसू, किसी की चीख, किसी की तबाह हुई जिंदगी, सब कुछ है इसके अंदर। वो एक सेकंड के लिए रुका, फिर और भी धीमे लेकिन असरदार लहजे में बोला, तुम खुद देख लेना सिया, जिस इंसान को तुम आज भी अपने दिल में कहीं संभाल कर बैठी हो, वो असल में कैसा दरिंदा है। सिया ने थोड़ी हिचक के साथ दिग्विजय के हाथ से वो पेन ड्राइव ले ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से ही फील हो गया हो कि इसमें कुछ बहुत बड़ा छिपा है। धीरे धीरे वो अपने डेस्क की ओर बढ़ी, लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी। जैसे ही फोल्डर ओपन हुआ, स्क्रीन पर वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लिस्ट सामने आ गई। हर एक फाइल किसी सीक्रेट, किसी इल्जाम, किसी डार्क साजिश की गवाही दे रही थी। सिया ने ऊपर सबसे पहला वीडियो प्ले कर दिया। पहला वीडियो किसी पुराने से गोदाम का सीन था, जहां एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी लो थी, लेकिन वहां की आवाजें और लोगों की हलचलें बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। वीडियो में पीछे से एक आदमी की ठंडी और धमक भरी आवाज आई, बॉडी को गायब कर दो, और ध्यान रखना इस पूरे सीन में कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना अगली बार तुम सब भी इसी बॉडी की तरह जमीन पर पड़े मिलोगे। और जैसे ही एक साया कुछ सेकंड्स के लिए कैमरे की तरफ आया, उसके चलने का अंदाज, उसकी हाइट, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ हूबहू रघुवीर जैसा लग रहा था। दूसरा वीडियो, एक डरी हुई लड़की किसी गंदे जर्ज से हॉल में कैमरे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आरवी राठौर, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगी। सिया की सांस अटक गई, उसके होंठ खुले के खुले रह गए। उसने झट से अपना हाथ मुंह पर रख लिया, जैसे जो कुछ देख रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। तीसरा वीडियो, अब स्क्रीन पर फाइल्स की वही लिस्ट दिख रही थी, लेकिन इस बार जो नाम चमक रहा था वो बाकी सबसे अलग था। फाइनल कन्फेशन _rvr.mp4। सिया ने बिना सोचे उस पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ब्लैक रही, फिर धीरे धीरे एक चेहरा सामने आया, लेकिन वो पूरी तरह क्लियर नहीं था, जैसे उसे जानबूझकर ब्लर किया गया हो। कैमरे के सामने बैठा वो शख्स किसी डार्क शैडो जैसा लग रहा था। उसकी मौजूदगी ही किसी डरावने सच की तरह भारी थी। लेकिन वो आवाज बिल्कुल रघुवीर जैसी थी। कभी कभी इंसान को वो सब करना पड़ता है जो सही नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। मुझे कोई अफसोस नहीं उन जानों का जो गई, क्योंकि मेरे रास्ते में आने वालों की एक ही मंजिल होती है, मौत। जो भी मुझे धोखा देगा या मेरे खिलाफ जाएगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कानों में अब सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, चाहे वो कोई भी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपते होंठों से बस एक नाम निकला, रघुवीर। तुम आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो? वो चेयर पर बैठ गई, सिर झुका लिया और टूटकर रोने लगी। उसकी रूह तक जैसे कांप उठी थी।
दूसरी तरफ पीछे खड़ा दिग्विजय चुपचाप सिया को रोते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी, सिली हुई लेकिन जीत से भरी मुस्कान फैल गई। उसने हल्के से खुद से कहा, बस अब गेम सेट हो गया। आरवी राठौर, तुमसे मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीन चुका हूँ। सिया का भरोसा। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला, उस पेन ड्राइव की एडिटिंग फाइल्स चेक की और एक आंख बंद करके कैमरे की तरफ यूं देखा, जैसे खुद को शाबाशी दे रहा हो। शब्दों से नहीं, दिमाग से खेला है मैंने ये गेम। उधर सिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चेयर पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अंदर ही कहीं बंद हो चुकी थी। वो वीडियो उसके रग रग में उतर चुका था। रघुवीर की वो आवाज़, वो जहर से भरे लफ्ज़, सब कुछ किसी तूफान की तरह उसके अंदर घूम रहा था। उसने कंपकपाते होंठों से सिर्फ एक लाइन दोहराई, रघुवीर, तुम आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो। फिर एक तेज, सिसकती हुई चीख उसके अंदर से फूट पड़ी। सिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं एक कोने में चुपचाप खड़ी चेतना ये सब देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना किसी को रोक पा रही थी, ना सिया को थाम पा रही थी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी की धुंध साफ दिख रही थी। उसने बस अपनी मुठियां भींच ली और आंखें झुका लीं। दिग्विजय, जो अब तक एक मूवी की तरह ये पूरा सीन देख रहा था, धीरे से आगे बढ़ा। सिया की हालत देख उसके चेहरे पर एक शातिर, ठंडी मुस्कान उभर आई। फाइनली, उसने मन ही मन बुदबुदाया, ताबूत में आखिरी कील लग चुकी है। फिर वो झुका, धीरे से पेन ड्राइव उठाए और एक पल के लिए सिया की तरफ देखा। सिया अब भी रो रही थी, उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा दोनों हाथों के बीच दबा हुआ। दिग्विजय की आंखों में अब सिर्फ एक नशा था, जीत का नशा। उसने खुद से कहा, अब ये लड़ाई मेरी नहीं रही, ये उसकी हार है, जो खुद को ब्लैक ईगल कहता है। उसने एक ठंडी सांस ली, पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और फिर धीमे मगर ठोस कदमों से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और पीछे बस रह गई सिया की टूट चुकी रूह और चेतना की खामोश बेचैनी। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, जैसे हर चीज़ ने रुककर सिया के दर्द को महसूस किया हो। फिर सिया ने खुद को थोड़ा संभाला, आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए धीरे से चेतना की तरफ देखा। चेतना, आरवी राठौर के ऊपर जो हमने केस दर्ज किया है, उसे वापस ले लो। फिर उसने कुछ सेकंड रुककर नफरत से भरे लहजे में दांत भींचते हुए कहा, मैं उस इंसान की अब अपनी पूरी जिंदगी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वो फिर से बुरी तरह फूट पड़ी। पिछले 24 घंटों में रघुवीर के बारे में जो कुछ भी सामने आया था, उसने सिया को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब उसे रघुवीर से, उसके नाम से, उसकी यादों से दिल ही दिल में नफरत होने लगी थी। चेतना उसकी हालत समझ रही थी। बीते कुछ दिनों में जब से रघुवीर उसकी जिंदगी में आया था, तब से सिया के चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी लौट आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की वो खुशी बस कुछ ही वक्त की मेहमान थी। सिया काफी देर तक टेबल पर सिर रखकर रोती रही और चेतना बस उसके पास बैठी उसे संभालने की कोशिश करती रही। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। सिया का ध्यान टूटा। कॉल आईडी पर लाओ लिखा देखकर उसने आंसू पोंछे और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कॉल रिसीव कर लिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से अधीरा की मासूम सी आवाज आई, मम्मा आप कहाँ हो? अधीरा नानी के साथ आपसे मिलने आ रही है। ये सुनते ही सिया कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह गई। उसने तुरंत सवाल किया, बेबी अभी आप कहाँ हो? सिया की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अधीरा के हाथ से फोन निकिता जी ने ले लिया और कहा, बेटा अधीरा एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे तुम्हारे ऑफिस की तरफ ले आई। तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, हम वहीं चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर हल्की सी कड़वाहट के साथ जोड़ा, और वैसे भी तुम्हारे पापा अपनी नातिन से मिलने के लिए मरे जा रहे होंगे। तुम एम्यूजमेंट पार्क से ही उसे अपने साथ ले जाना। उनके शब्दों में भले ही अधिराज जी के लिए थोड़ी तलखी थी, लेकिन सिया उनकी आवाज़ में वो छिपा हुआ प्यार साफ महसूस कर पा रही थी। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि जब उसके मॉम डैड एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों लिया था। कुछ सेकंड्स तक सिया चुप रही, अपने अंदर के दर्द को काबू में रखने की कोशिश करती रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में कहा, मॉम आपको मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप अधीरा को लेकर एम्यूजमेंट पार्क जाए, मैं और चेतना आपको वहीं मिलते हैं। जिस पर निकिता जी ने बस एक छोटा सा ठीक है कहा और कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही
सिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को थोड़ी देर के लिए समेटने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने चेतना की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, चेतना, गाड़ी निकालो, हम एम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। चेतना ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर दोनों जल्दी से अपना अपना काम समेटने लगी, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अधीरा से मिलने निकल सके। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। रघुवीर इन दिनों अपने सारे काम अस्पताल से ही हैंडल कर रहा था। उसने आईसीयू के एक कोने में एक छोटा सा केबिन सेटअप बना लिया था, जहां वो बैठकर फाइल्स देख सके, कॉल्स ले सके और साथ ही शिवांश की निगरानी भी खुद रख सके, क्योंकि जो कुछ भी कल हुआ था उसके बाद रघुवीर के लिए शिवांश की प्रोटेक्शन में जरा सी भी ढील देना अब ऑप्शन नहीं था। वो अभी एक फाइल पढ़ रहा था कि तभी जय वहां आया। उसने हल्के से सिर झुकाया और बोला, बॉस। जय की आवाज सुनते ही रघुवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ठंडे लहजे में उसकी तरफ देखा, सिर हल्का सा हिलाया और बोलने का इशारा किया। इशारा मिलते ही जय ने कहा, बॉस, अभी अभी हमारे लोगों से खबर मिली है, मिस बजाज ने आपके ऊपर जो केस किया था उसे उन्होंने वापस ले लिया है। ये सुनते ही रघुवीर कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह गया। उसने जय की तरफ गहराई से देखा, मानो ये कंफर्म करना चाहता हो कि उसने जो सुना वो सच है या नहीं। जय ने धीरे से अपनी गर्दन हाँक में हिलाई। रघुवीर का एक्सप्रेशन फिर से बदल गया, हैरानी, उलझन और अविश्वास साफ झलक रहा था। सिया ने केस वापस ले लिया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर कुछ पल सोचता रहा और खुद से ही पूछ बैठा, लेकिन क्यों? जहां तक मैं सिया को जानता हूं, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, और जिस तरह वो मुझे चैलेंज करके गई थी उससे तो लग रहा था कि वो मुझे सजा दिलाकर ही चैन लेगी। तो फिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? रघुवीर ये सब खुद से कह ही रहा था कि जय ने थोड़ी हिचक के साथ बात आगे बढ़ाई। बॉस, आपने जो आदमी मिस बजाज पर नजर रखने के लिए भेजा था उसका अपडेट आया है। कुछ देर पहले मिस्टर दिग्विजय शेखावत मिस बजाज से मिलने आए थे। उनके बीच कुछ देर बातचीत हुई और फिर मिस बजाज रोने लगी। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने केस भी वापस ले लिया। हमारा स्पाई दूर से नजर रख रहा था, इसलिए ये पता नहीं चला कि दोनों के बीच क्या बात हुई थी। दिग्विजय शेखावत का नाम सुनते ही रघुवीर की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, दिग्विजय शेखावत, तू अपनी मौत को खुद इनवाइट कर रहा है। इतना कहते ही उसने तेजी से जय की तरफ घूरा और सख्त लहजे में बोला, तुरंत ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालो। जय थोड़ा घबराया और पूछा, लेकिन बॉस, आप कहाँ जाना चाहते हैं? रघुवीर की आवाज अब पूरी तरह क्रूरता और आग से भरी हुई थी। मिस्टर दिग्विजय शेखावत से मिलने। वक्त आ गया है उसे उसकी असली औकात दिखाने का। रघुवीर के चेहरे पर इस वक्त एक जानलेवा सन्नाटा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर एक पल के लिए जय भी घबरा गया, लेकिन वो समझता था बार बार दिग्विजय शेखावत का उसके बॉस और सिया के बीच आना रघुवीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अब उसका बेरहम खामोश जल्लाद जाग चुका था, जो किसी भी हालत में दिग्विजय शेखावत को उसकी असली औकात दिखाने वाला था। जय ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने हल्के से शिवांश की ओर इशारा किया और बोला, लेकिन सर, शिवांश। रघुवीर की नज़र उसी पल चैन से सो रहे शिवांश पर पड़ी। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें ठहरी, फिर वो बोला, हमारे सारे आदमी शिवांश की प्रोटेक्शन में लगा दो, मैं अकेला ही मिस्टर शेखावत से मिलने जा रहा हूँ। जय ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और फिर दोनों शेखावत टेक्सटाइल की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद रघुवीर की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। लाइट इस वक्त रेड थी और वो खिड़की से बाहर यूं ही इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास के एक आइसक्रीम पार्लर पर जा टिकी, जहां एक छोटी क्यूट सी बच्ची अपनी मम्मा का हाथ पकड़े आइसक्रीम ले रही थी। न जाने क्यों उसे उस बच्ची को देखकर अपने दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। वो बच्ची मुस्कुरा रही थी और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रघुवीर के पत्थर जैसे चेहरे पर भी एक प्यारी सी हल्की मुस्कान ले आया। रघुवीर अभी उस बच्ची को देखकर हल्के से मुस्कुरा ही रहा था कि तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और कार आगे बढ़ने लगी। लेकिन गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि रघुवीर के चेहरे का रंग अचानक बदलने लगा। उसके दिल में एक बेचैन करने वाला खौफ दौड़ गया, जैसे कुछ बहुत अजीब, बहुत अनचाहा अंदर से उसे खींच रहा हो।
उसने बिना वक्त गवाए तुरंत आदेश दिया, जय तुरंत कार रोको। लेकिन जय कुछ समझ पाता उससे पहले ही रघुवीर ने तेजी से चलती कार का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। तेज रफ्तार गाड़ियों से बचते हुए वो सीधा उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ दौड़ता चला गया। जय, जिसने अब कार पर ब्रेक मार दिया था, रघुवीर की इस हरकत से हैरान और घबराया खड़ा रह गया। उसने पीछे से चिल्लाया, बॉस संभाल कर, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन रघुवीर ने तो जैसे जय की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच से तेजी से आइसक्रीम पार्लर की तरफ भागता जा रहा था और तभी एक तेज रफ्तार कार ने आकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये देख जय का दिल धक से रह गया और वो घबराकर चिल्ला उठा, बॉस। रघुवीर सड़क पर कुछ दूर जाकर जोर से गिरा, लेकिन उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। चोट की परवाह किए बिना वो तुरंत खुद को खड़ा किया और फिर से उसी तेजी से आइसक्रीम पार्लर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची आइसक्रीम पार्लर से सड़क की तरफ बढ़ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसके एकदम करीब आ गया। ट्रक को आता देख बच्ची के हाथ से डर के मारे आइसक्रीम गिर गई और वो घबरा कर चिल्लाए, नानी। और तभी जैसे ही ट्रक उसे टक्कर मारने वाला था, अचानक किसी ने सामने आकर उसे झपटते हुए अपनी गोद में उठा लिया और बिजली की तेजी से सड़क के दूसरी तरफ कूद गया। जय, जो अब भी कार से ये सब देख रहा था, ट्रक को बिल्कुल पास से गुजरते हुए देख सांसें रोक चुका था। बॉस संभालिए, वो घबरा कर चीखा। लेकिन जय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रघुवीर ने एक तरफ छलांग लगा दी। लेकिन ट्रक इतना करीब था कि कूदने के बावजूद भी उसका हल्का सा धक्का लग गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। ये देख जय घबरा गया। वो फौरन कार से बाहर निकला और तेजी से रघुवीर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर रघुवीर की गोद में वो छोटी बच्ची अब भी रो रही थी। डर उसके मासूम चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन रघुवीर ने अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने बच्ची का माथा प्यार से सहलाया और नर्म लहजे में कहा, इट्स ओके बेबी, you're सेफ नाउ, सो डोंट क्राई। जैसे ही रघुवीर की आवाज़ उस बच्ची के कानों में पड़ी, उसका रोना धीरे धीरे थम गया। उसने गौर से रघुवीर के चेहरे को देखा, फिर उसकी निगाहें जा टिकीं उन गहरी गंभीर आंखों पर। अगले ही पल वो एकदम शांत हो गई। उसे रघुवीर की बाहों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हो, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई भी चोट, डर या तकलीफ छू भी नहीं सकती। लेकिन तभी उसकी नज़र रघुवीर के माथे से बहते खून पर पड़ी। ये देखते ही बच्ची घबरा गई। उसने डर से कांपते हुए कहा, खून खून, और इतना कहते ही वो छोटी बच्ची बेहोश हो गई। उधर टक्कर लगने की वजह से रघुवीर की हालत भी अब अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उन बंद होती आंखों के बीच भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जय, जो अब तक दौड़ते हुए वहां पहुंच चुका था, रघुवीर को इस हालत में देखकर घबरा गया। बॉस, उसने तुरंत रघुवीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र रघुवीर की बाहों में पड़ी एक छोटी सी बच्ची पर गई। वो ठिठक गया। एक पल के लिए तो वो पूरी तरह शॉक में चला गया, क्योंकि वो बच्ची हल्की हल्की रघुवीर जैसी ही दिखती थी। वो कुछ सेकंड्स तक सिर्फ उसे देखता रहा, मानो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है। लेकिन अगले ही पल जय ने खुद को समेटा और रघुवीर की बाहों से बच्ची को अलग किया, उसे चेक करने लगा। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत भागती हुई वहां पहुंची। उसकी आंखों में घबराहट, चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अधेरा, मेरी बच्ची, वो चीख कर बोली। इतना कहते ही वो औरत झटके से जय के हाथों से उस मासूम बच्ची को ले चुकी थी और अब उसे घबराहट से बार बार देख रही थी। उस औरत को देखकर जय समझ गया कि शायद यह महिला उस बच्ची की दादी है। उसने शांत लहजे में कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, शायद डर की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई है। जैसे ही निकिता जी के कानों में जय की बात पड़ी, उन्होंने उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी नातिन को बचाने के लिए, न जाने आज क्या हो जाता। उनकी इस बात पर जय ने फौरन रघुवीर की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी नातिन को बचाने वाला मैं नहीं, ये हैं। जय के इशारा करते ही निकिता जी की नज़र भी जमीन पर पड़े रघुवीर पर पड़ी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, जिस वजह से पहचान पाना आसान नहीं था। लेकिन न जाने क्यों उन्हें उस शख्स में कोई अपनापन सा महसूस हुआ।
जैसे कोई बहुत करीबी, कोई जाना पहचाना। वो अब भी रघुवीर की तरफ देख ही रही थी कि तभी जय ने जल्दी से रघुवीर को उठाया और निकलते हुए कहा, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। आप भी बच्ची को एक बार चेक करवा लीजिए, शायद उसे कोई चोट लगी हो। इतना कहकर जय वहां ज्यादा नहीं रुका और तेजी से रघुवीर को लेकर निकल गया। लेकिन निकिता जी की निगाहें अब भी उसी शख्स पर थीं। जमीन पर लहूलुहान पड़ा रघुवीर। न जाने क्यों उन्हें अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, एक खिंचाव, एक जुड़ाव, जो किसी अजनबी से नहीं, किसी अपने से महसूस हो। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, न जाने क्यों, लेकिन ये इंसान मुझे किसी अपने की याद दिला रहा है, किसी बहुत खास की। इतना कहते हुए उनकी आंखों के सामने एक मुस्कुराता चेहरा घूम गया, एक ऐसा चेहरा जो कई सालों से कहीं अंदर दबा था, लेकिन अब जैसे वो फिर से जाग उठा हो। लेकिन तभी अधीरा की बेहोशी ने उन्हें झकझोर दिया। उनकी गोद में अब भी वो मासूम बच्ची निढाल पड़ी थी। पल भर में निकिता जी की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने बच्ची को कसकर पकड़ा और फिर तेजी से उसी ओर बढ़ गईं, जहां अस्पताल था। दूसरी तरफ शेखावत टेक्सटाइल। दिग्विजय अपनी गोल राउंड चेयर पर आराम से बैठा खुद से ही बड़बड़ा रहा था, आखिरकार मैं अपने प्लान में कामयाब हुआ। मैंने सिया के दिल में आरवी राठौर के खिलाफ नफरत का बीज बो ही दिया है, जो बहुत जल्द एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा और मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाऊंगा। वो अपनी ही जीत पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगा। कॉल आईडी देखे बिना ही उसने तुरंत कॉल पिक किया और जैसे ही उसने सुना, एक पल के लिए तो उसके होश उड़ गए, चेहरा फक पड़ गया, सांसें जैसे एक पल को थम गईं। लेकिन अगले ही सेकंड न जाने उसे क्या हुआ, उसने सामने रखा वाटर ग्लास उठाया और सीधे अपने सिर पर दे मारा। कांच टूटते ही उसके माथे से खून की धार बहने लगी। वहीं खड़ा संजय ये सब देखकर घबरा गया और घबराहट से चिल्लाया, सर ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन दिग्विजय ने बिना किसी भाव एकदम ठंडे लहजे में कहा, जल्दी तेजी से सिटी हॉस्पिटल चलो। ये कहते ही संजय ने बिना देर किए उसे सहारा दिया और दोनों तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। सिया के ऑफिस में सिया और चेतना अपना सारा काम निपटा चुकी थी, अब बस एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी सिया का फोन रिंग करने लगा। कॉलर आईडी देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कॉल पिक करते ही कहा, हाय बेबी। लेकिन वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। चेतना जो पास ही खड़ी थी, सिया के चेहरे पर छाया डर देखकर घबरा गई। क्या हुआ सिया, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सिया की सांसें टूट रही थीं। उसने घबराते हुए कहा, चेतन, अधीरा का एक्सीडेंट हुआ है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही चेतना का भी दिल बैठ गया। उसने फौरन सिया को संभाला और दोनों तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी।